वैसे तो स्लीप डिसऑर्डर की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो 4 कॉमन टाइप्स इसके अंदर आती हैं वो है इंसोमेनिया डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया और स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। अब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और कल हम जो अदर स्लीप रिलेटेड जो है इश्यूज हैं या जो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं जो कि स्लीप की वजह से हमारी फिजिकल जो ज्यादा सिम्टम्स हमें शो होते हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंसोमेनिया डिसऑर्डर। इंसोमेनिया जो है ये कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी प्रॉब्लम्स गेटिंग टू स्लीप और स्टेइंग एस्लीप, यानी कि सोने में परेशानी महसूस करना या सोते रहने में परेशानी महसूस करना। About 1/3 of adults report some insomnia symptoms. 10 to 15% report problem with the functioning of during the daytime, and 6 to 10% have symptoms severe enough to meet criteria for insomnia disorders. अब जो about 1/3% adults में जो है इंसोमेनिया के जो डिसऑर्डर हैं वो 10 से 15% लोग ऐसे लोग जो इंसोमेनिया के डिसऑर्डर, क्योंकि सोते रहने में तकलीफ महसूस करने में जो है वो डे टाइम में लोगों को ज्यादा फील होती है और कुछ लोगों को नाइट टाइम में भी फील होती है। एस्टिमेटेड 40 to 50% या जो है वो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि इंसोमेनिया को अनदर मेंटल डिसऑर्डर के साथ लिंक करके शो करते हैं कि हमें इंसोमेनिया इश्यूज होते हैं। अब सिम्टम्स क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है वो हम पढ़ेंगे। टू बी डायग्नोस्ड विद इंसोमेनिया डिसऑर्डर द स्लीप डिफिकल्टीज मस्ट ऑकर एट लीस्ट 3 nights a week for at least 3 months and cause significant distress or a problem at work, school or other important areas। अब देखिए इंसोमेनिया जो है वो ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको जो डायग्नोसिस होती है, यानी कि जो हम क्राइटेरिया चेक करते हैं वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि अगर तो वो उस पर्सन को 3 रातों में, एक वीक में 3 रातें उसकी ऐसे हो रही है कि उसे नींद का इशू आ रहा है, तो नींद लेने का इशू आ रहा है तो उसे इंसोमेनिया हो सकता है। या फिर मंथ में एटलीस्ट जो है वो मंथ में उसको वीक 2 वीक्स के साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो उसको इंसोमेनिया का इश्यूज हो सकते हैं। अब जो है वो पर्सन, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी इस इंसोमेनिया इशू की वजह से अपने प्रॉब्लम में, अपने वर्क में, अपने स्कूल के या कोई भी अपने काम में, किसी भी फंक्शनिंग में उसके लिए जो है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसको काफी स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रस्ट और हैव प्रॉब्लम फंक्शनिंग, फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इंसोमेनिया के जो फिजिशियंस विल रूल दैट अदर स्लीप डिसऑर्डर। अब ऐसी कंडीशंस रिलेटेड जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स देखी जाती है, यानी कि किसी मेडिकेशन के सब्सटेंस तो नहीं है, उस पर्सन ने कोई सब्सटेंस जो है वो किसी मेडिकेशन के इफेक्ट्स तो नहीं है, या कोई सब्सटेंस तो वो ऐसा यूज नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसको स्लीप रिलेटेड इशू आ रहा है, या कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है उसकी बॉडी में। अगर तो इस तरह की चीजें आती हैं तो फिजिकल मेंटल इलनेस जो है वो, ये मेडिकल कंडीशन और इसके इफेक्ट्स जो है वो हमारी स्लीप पर हो सकते हैं। स्लीप एंड डायग्नोसिस। अब इसका कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स ऐसे हैं कि कुछ कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट्स की जाती है इंसोमेनिया और अदर स्लीप प्रॉब्लम्स जो कि पेशेंट की हिस्ट्री में देखी जाती हैं, कि उसका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, उसकी स्लीप डायरी भी चेक की जाती है, उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग भी की जाती है, स्लीप स्टडी की जाती है उसके साथ। स्लीप स्टडी अलाउज द फिजिशियंस टू आइडेंटिफाई हाउ लॉन्ग एंड हाउ वेल यू आर स्लीपिंग, या आप कितनी देर सो सकते हैं और कितने अच्छे से सो सकते हैं, एंड डिटेक्ट स्पेसिफिक स्लीप प्रॉब्लम्स। और स्लीप प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए जो है वो फिजिशियंस कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होती हैं, कुछ मेंटल एग्जामिनेशंस भी होती हैं, जिनके रिकॉर्ड के जरिए ही जो है, और सम जो हिस्ट्री ली जाती है वो ना सिर्फ उस पेशेंट से, उस क्लाइंट से ली जाती है, बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स से भी वो हिस्ट्री ली जाती है कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उसकी स्लीप को इस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो नहीं सो पा रहा है, अपनी स्लीप हैबिट को जो है वो सेट नहीं कर पा रहा। It includes information such as when you go to bed, get to sleep, wake up, get out of bed, take naps, exercise, eat, consume alcohol and confined beverages। अब देखिए कैफीन बेवरेजेस, अब ये तमाम तर चीजें जो है वो चेक की जाती हैं जब हम किसी पर्सन में इंसोमेनिया के सिम्टम्स देखते हैं, कि जब वो सोने जा रहा है तो उसकी कंडीशन कैसी है, जब वो सो रहा है उसकी कंडीशन कैसी है, जब वो उठा है उसकी कंडीशन कैसी है, वो बेड से उतरा है, उसने कोई नैप, यानी कि मिडल ऑफ द डे में ऐसा होता है कि हम नैप लेते हैं,
अपना जब काम वगैरह करके थक जाते हैं तो हम कहते हैं चलो 2 घंटे सो जाएंगे तो हमें जरा बेटर फील होगा, तो वो टेक नैप्स के दौरान उसकी कंडीशन कैसी होती है, एक्सरसाइज के बाद, खाने के बाद, या कोई इस तरह की वो ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर रहा है, या कोई कैफीन बेवरेजेस जो यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स कैन ऑकर एट एनी एज, ये किसी भी एज पर जो है वो आपके साथ हो सकती है। बचपन में बच्चों को भी, कुछ बच्चे भी होते हैं ऐसे जिनको नींद नहीं आती, कुछ बड़े होते हैं ऐसे जिनको नींद आती है, और कुछ अडल्ट होते हैं। इस सारी जो है एजेस के दौरान स्लीप का जो इशू है वो हो सकता है। टाइप्स ऑफ इंसोमेनिया जो है वो वेरी करता है एज पे, ठीक है ना। प्रॉब्लम गेटिंग टू स्लीप आर मोर कॉमन अमंग यंग अडल्ट्स। अब यंग अडल्ट्स जो हैं उनमें सोने का जो ये मसला है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक डे से गुजर रहे होते हैं, और वो उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है अपनी स्टडीज को रिलेट लेके, अपनी जॉब्स को लेके, या अपनी किसी भी वर्क को लेकर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती, वो स्ट्रेसफुल माइंड में रहते हैं हर वक्त। प्रॉब्लम स्टेइंग एज स्लीप आर मोर कॉमन अमंग मिडिल एज एंड ओल्डर एडल्ट्स। उन लोगों को जो हर यानी कि स्टेइंग एज स्लीप यानी कि काफी देर तक सोए रहना, 10 घंटे या 12 घंटे तक सोए रहना, ये उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि 45 ईयर्स की एज से आगे जो लोग होते हैं उनको इस तरह के मसले हो सकते हैं कि वो ज्यादा देर सो नहीं पाते, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। अब जो है इसके कौन कौन से एपिसोडिक जो है इंसोमेनिया, ये कितने टाइम का हो सकता है, ये एपिसोडिक भी हो सकता है, परसिस्टेंट भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है। एपिसोडिक वो होता है जो कि लास्टिंग 1 to 3 मंथ्स तक आपके साथ रहे, और फिर आप ठीक हो जाएं और उसके बाद आपको दोबारा वो स्टार्ट हो जाए। परसिस्टेंट वो होता है जो एटलीस्ट 3 मंथ और मोर आपको उसके सिम्टम्स जो हैं वो चलते रहे। रिकरेंस वो होता है जो 2 और मोर एपिसोड्स विद इन अ ईयर, यानी कि एक साल में आपको एक दो से ज्यादा बार एपिसोड्स जब शो होते हैं, एपिसोड शो होते हैं, तो वो रिकरेंट एपिसोड्स की तरफ चला जाता है। Symptoms of insomnia can also be brought on a biospecific life event or situation. किसी specific situation की वजह से, किसी specific event की वजह से, किसी specific trauma की वजह से भी insomnia का problem हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और सेल्फ हेल्प हम अपनी कैसे कर सकते हैं इंसोमेनिया से निकलने के लिए। स्लीप प्रॉब्लम्स कैन ऑफ्टन बी इम्प्रूव विद रेगुलर स्लीप हैबिट्स, ठीक है। स्लीप हाइजीन सेक्शन फॉर टिप्स। if your sleep problem persists, or if you interfere with how you feel your function during the day, you should seek evolution and treatment by a physician। आप किसी फिजिशियन से या किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकाट्रिस्ट से इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी स्लीप के ऊपर खुद भी काम कर सकते हैं, स्लीप को स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकते हैं आप अपनी उन मेंटल कंडीशंस को, मेडिकल प्रॉब्लम्स को जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको फील होता है। आप अपना जर्नल बना सकते हैं कि ये चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे जो है ये मसला होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। क्रॉनिक इंसोमेनिया जो है वो ट्रीट किया जाता है स्लीप मेडिकेशन के साथ एंड बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ। यानी कि जो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट होता है या जो है साइकाट्रिस्ट होता है वो आपको मेडिकेशन भी देते हैं, और वो आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स भी आपके साथ यूज करते हैं, कॉग्निटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, यानी कि सीबीटी का यूज करके भी वो आपके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंसोमेनिया को कंप्लीट करने के लिए। कल मैं आपके साथ सीबीटी थेरेपी ऑफ इंसोमेनिया का एक कंप्लीट ब्रीफ जो है आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर में जो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर पाया जाता है वो इंसोमेनिया का ही पाया जाता है। इसी की वजह से बाकी तमाम तर जो डिसऑर्डर्स हैं वो पैदा होते हैं। तो इसलिए हम कल इसके ऊपर सीबीटी की एक जो है थेरेपी का जो है लाजमी कवरेज करेंगे, ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके सीबीटी यूज करके हम कैसे एक इंसोमेनिया पेशेंट को जो है वो ठीक कर सकते हैं। फिर इसमें जो है मोस्ट ऑफ दीज कैन बिकम हैबिट फॉर्मेटिंग एंड शुड ओनली बी द यूज ऑफ शॉर्ट पीरियड। अब कुछ लोगों को शॉर्ट पीरियड इंसोमेनिया भी होता है, तो उस शॉर्ट पीरियड इंसोमेनिया के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। हम उसको क्योंकि डिप्रेशन का जो टाइम होता है वो लास्टर लॉन्ग नहीं होता, समटाइम्स लोगों में थोड़े टाइम का होता है। जब वो प्रॉब्लम या वो जब वो चीज सॉल्व हो जाती है तो उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो उन्हें इंसोमेनिया अगर हो तो फिर उनको एंटी डिप्रेसेंट देकर उनका इंसोमेनिया कंप्लीट कवर करने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रीट किया जाता है।
अब हम इसमें काउंटर स्लीप जो है वो मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसमें हम जो है साथ में जो है कॉमनली ट्रीट एलर्जीज, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, उसकी वजह से उन्हें ये जो है वो स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, वो उस तरह की मेडिसिन से भी उन्हें रिकवर किया जाता है। फिर उनकी जो है कंफ्यूजन, उनके ब्लंट जो विजन्स हैं, उनका जो बाकी तमाम जो एडल्टरी पर्सन होते हैं ना, उनको सोने में इसलिए भी मसला होता है क्योंकि उनके विजन्स में प्रॉब्लम होती है, उनकी यूरिनरी रिटेंशंस बहुत ज्यादा होती हैं कुछ लोगों की, या कुछ लोगों की बहुत कम इश्यूज होते हैं। इस तरह के जो प्रिकॉशंस होते हैं उनके साथ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में, तो फिर उन्हें उन चीजों को ट्रीट करने के बाद उनको सेटल डाउन किया जा सकता है। ठीक है। सप्लीमेंट्री जो हेल्थ अप्रोचेज हैं वो स्लीप प्रॉब्लम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सम मे बी सेफ, इफेक्टिव और अदर लेक एविडेंस इफेक्टिव और रेज सेफ्टी कंसर्न। अब जो हमारी जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो इसके ऊपर काफी काम कर रही है, वो देख रही है कि ऐसे कौन से इफेक्टिव जो है सेफ्टी कंसर्न्स हैं जिनको यूज करके हम पेशेंट को है जो ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक, जो क्या बेड टाइम के दौरान, बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले जो है वो आपको इंसोमिनिया को कवर करने में हेल्प करता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो हो सकती हैं कि आप जब अपने सोने जाएं तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, आप ये सोच कर लेटें कि मुझे सोना है और मुझे मेरी नींद भी पूरी करनी है और मुझे सुबह उठना है। और इसमें कुछ मेलेटोनियन सप्लीमेंट्स भी जो है वो हेल्पफुल होती है इंसोमिनिया पेशेंट को यूज करवाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है जो इस टैबलेट्स का यूज नहीं करवा जाता, क्योंकि फिर इससे और जो है दूसरी बीमारियां भी बन सकती हैं। माइंड एंड बॉडी अप्रोचेस जो है इसमें माइंडफुलनेस टेक्निक्स करवाई जा सकती हैं। इसमें आपको मेडिटेशन, फिर योगा, मसाज थेरेपी और इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं जिससे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन फील हो और वो आपके लिए यूजफुल हो, और आप कंसिडरेट जो है वो एक सेफ्टी फील करके अपने आप को स्लीप की तरफ लेकर जा सकते हैं। ऐसे हर्ब्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है वो नॉट बीन हैव शोन बी इफेक्टिव फॉर इंसोमेनिया, यानी कि कोई भी ऐसे हर्ब्स या कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते जिससे आपको इंसोमेनिया कवर हो सके। ठीक है। सेफ्टी कंसर्न्स रखे जाते हैं हमेशा किसी भी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने से पहले। हम जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, एमओ होते हैं, और फिर वो अपनी जो है वो डिग्री नेक्स्ट जो होती है वो साइकाइट्री में करते हैं, वो दे सकते हैं मेडिसिन। तो वो भी इस चीज का ख्याल रखते हुए मेडिसिन देते हैं कि जो भी वो सप्लीमेंट्स अपने पेशेंट के क्लाइंट को दे रहे हैं वो इस तरह दे कि वो उसका अब्यूजर ना बने। फिर स्लीप हाइजीन, ये पहले भी पॉइंट ऊपर हमने एक स्लाइड में पढ़ा कि स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्लीप को कवर करने के लिए। स्टिक टू स्लीप अ स्केड्यूल, सेम बेड टाइम, वेकअप टाइम, इवन ऑन द वीकेंड्स। वीकेंड के दौरान या किसी भी अपना एक ही टाइम रखें सोने का। आपने 11 बजे 10 बजे आपने सोने का अपना टाइम सेट करना है कि मैंने इसी टाइम पर सोना है और इसी टाइम पर सोकर सुबह मुझे इस टाइम पर उठना है। और चाहे वीकेंड है, चाहे कुछ भी है, कोई भी दिन है, आपने अपना टाइम नहीं बदलना। कोशिश करें कि अपनी बॉडी को इतना काम एक्टिव रखें, अपनी रीडिंग सच रीडिंग करें, ब्राइट लाइट्स, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या हमारे टैब्स हो गए, इनको जो है वो जब आप सोने जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने से थोड़ा दूर रखें। ये पॉसिबल नहीं होता, यंग जो हमारी जनरेशन है वो उसके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी जो है वो अपना मोबाइल स्पेशली जो है वो अपने से दूर रख के सोए। मैं खुद नहीं रख के सोती, मेरे पास ही पड़ा होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक टाइम सेटल रखें कि भाई इस टाइम तक मैंने मोबाइल यूज करना है, उसके बाद मैंने सो जाना, मुझे मेरी नींद जरूरी है। और जब आपको फील होने लगे कि अब आपको नींद आ रही है तो जबरदस्ती खुद को रोके नहीं, फोन बंद करें और सो जाएं। अवॉइड नैप स्पेशली इन आफ्टरनून, कोशिश करें कि नींद बहुत ज्यादा लंबे नैप्स ना लें, यानी कि अगर आपने सोना भी है ना दोपहर में, आप फील कर रहे हैं आप टाइट फील कर रहे हैं, तो 1 घंटा आधा घंटा बस इतनी देर सोएं और उसके बाद आप उठ जाएं, ताकि आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाए कि आप अपनी नेक्स्ट वर्क को कंप्लीट कर सकें। लेकिन कोशिश करें कि जो है वो ज्यादा देर ना सोए, 4-4 5-5 घंटे दोपहर में मत सोए, इससे आपकी रात की नींद जो है वो बहुत इफेक्ट होती है। डेली एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, शाम में अपनी जो है वो एक हैबिट बनाएं
कि असर के बाद अगर आपके पास टाइम है, उस टाइम मौसम भी अच्छा होता है, आप जाएं बाहर, अपनी थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, जिससे आपकी जो है बॉडी में बहुत सारी अच्छी चेंजेस आती हैं और आपकी नींद आपको बहुत बेहतर आती है। Pay attention to bedroom environment. Quiet, cool, and dark is best. And your mattress and pillow should be comfortable and supportive. अब हमें अपनी यानी कि बेड, जो हमारा बेड है या कहीं भी आप सो रहे हैं, तो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपका जो है वो पिलो बिल्कुल सेटल होना चाहिए, जिससे आपकी बैक या आपकी जो नेक है इसमें कोई इशू ना आए, और आप बड़े आराम से अपने मैट्रेस पर लेट कर सोएं, कंफर्टेबल प्लेस पर सोएं, जिससे आप वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती है। अल्कोहल का यूज मत करें किसी भी सूरत में, किसी भी टाइप ऑफ अल्कोहल, कैफीन का यूज ना करें। शाम के टाइम बहुत ज्यादा हैवी मील का यूज मत करें। बहुत ज्यादा मत खाएंगे रात को आपको सोने में मुश्किल हो। बहुत कम भी मत खाएंगे, आपको रात को भूख लगे और उसकी वजह से भी आपके लिए इशू हो। ठीक है, फिर स्लीप एपीनिया की तरफ आ जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग इंटरप्शंस एंड ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि सोने के दौरान जो हमें कुछ लोगों को सांस लेने में मसला होता है और एक्सेसिव लेवल पर होता है, तो वो उन पर्सन को जो है वो स्लीप एपनिया का इशू हो सकता है। ये रिपीटेड एपिसोड हो सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस और ड्यूरिंग स्लीप में, कॉजिंग स्नोरिंग, गैस्पिंग एंड ब्रीथिंग पॉज, यानी कि एकदम सांस का रुक जाना या बहुत ज्यादा जो है वो स्नोरिंग का करना। इस चीज में जो है वो इंटरप्ट पैदा कर सकता है आपकी स्लीप में। डे टाइम स्लीपीनेस एंड फटीग, ये आपको जो है दिन में आपके लिए जो मुश्किल क्रिएट कर सकता है। आप दिन में जो है वो सोए सोए खुद को महसूस कर सकते हैं, और रात में कंप्लीटली नींद ना पूरी होने की वजह से आपके अंदर एक फटीग का सिचुएशन रहता है। जो स्लीप एपनिया है, ये क्लिनिकल स्लीप स्टडी है जो कि पॉली पॉलीसोमोग्राफी जो है, ग्राफी इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, एब्सेंस ऑफ एयर फ्लो, यानी कि सांस में लेने में मसला होना। कुछ लोगों को कमरा बंद करके सोने की आदत होती है कि वो अपना रूम खुला रख के नहीं सो सकते। उनके रूम में बहुत कम जो है वो ऑक्सीजन इशू होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। जब एयर फ्लो एब्सेंस होती है तो वो उनको शुरू शुरू में तो इतना पता नहीं चलता, क्योंकि शुरू शुरू में आपकी बॉडी की कैपेसिटी इतनी होती है कि आप अपने आप को सेटल कर लेते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये चीज आपके लिए फिर एक हार्मफुल जो है चीजों की तरह जाना शुरू कर देती है, आपके एयर फ्लो में रिडक्शन पैदा कर जाती है। फिर आपको सोने के दौरान में तकलीफ शुरू होती है, आपको जो है वो आपकी हार्ट बोटिंग हो सकती है, आपका दिल घबरा सकता है, आपको मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश करें आप ऐसी इन्वायरमेंट में सोएं, अपने रूम में। डोर आप नहीं खोलना चाहते पूरा तो मत खोलें, उसको थोड़ा सा खोल कर रखें, या अपनी कोई विंडो एक ओपन रखें अपने रूम की, जिससे जो है वो ऑक्सीजन का क्रॉस मैच हो, तो इसकी वजह से आपको इस तरह का जो है एयर फ्लो जो एब्सेंस का जो है वो इशू ना हो। अगर एयर फ्लो रिडक्शन होगी तो आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। स्लीप एपनिया अफेक्ट्स एस्टिमेटेड टू 2 to 15% मिडिल एज अडल्ट, यानी कि 2 से 15% लोगों को जो है वो स्लीप एपनिया जो मिडिल एज के जो अडल्ट हैं उन्हें हो सकता है। मोर देन 20% ऑफ ओल्डर अडल्ट, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी हो सकता है। इसका रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि आपकी ओबेसिटी, जो समटाइम्स कुछ हिस्ट्री ऐसी भी देखी गई, जो लोगों का जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उन्हें ये मसला बहुत ज्यादा होता है, उन्हें सांस लेने में बहुत इश्यूज होते हैं। वो जब सोते हैं लेटते हैं तो उनको सांस लेने में मसला होता है। कुछ लोगों के साथ भी इशू होता है कि जब उनको उनका वेट बढ़ता है ना, तो उनकी बैक जो है ना वो बिल्कुल सख्त रहती है, खिंच जाती है, उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ उसकी वजह से उनके अंदर इतनी स्टिफनेस आ जाती है उनकी बॉडी में कि उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगते हैं। तो ये चीजें जो है वो इस तरह से पैदा हो सकती है। आपकी ओबेसिटी इसके अंदर एक बिग रीजन है स्लीप एपनिया में होने का। अब इसमें आप आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या लानी होंगी। अगर किसी को स्लीप एपनिया फील होता है तो उसको अपना वेट लॉस करना होगा, उसकी आपको अपनी स्लीपिंग साइड्स जो है वो सेट करनी होंगी। अपनी स्लीप एपनिया को इम्प्रूव करने के लिए उसको कस्टम फिट प्लास्टिक माउथ पीस का यूज करना होगा, यानी कि कुछ लोगों को सोने के दौरान जब इश्यूज होते हैं तो वो मास्क लगाकर भी सो सकते हैं, जिससे उन्हें एक मॉडरेट जो है वो मिलेगी। फिर उन्हें जो है वो कुछ ऐसे माउथ पीस जो है डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं स्लीप एपनिया के
ایشو کو کور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کی میڈیکیشنز جو ہیں وہ فزیشینز یا کچھ ایسے ماسک, کچھ ٹیوبس جو ہیں وہ ایئر فلو ٹیوبس دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو سیویئر آف اوبیسٹی ہوتی ہے, ان لوگوں کو اکثر ہی اس طرح کی ٹیوبس لگائی جاتی ہیں جس سے وہ اپنی سانس لے سکتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ماؤتھ اور نوز کور کیا جاتا ہے جس سے ان کو سانس لینے میں زیادہ آسانی رہے. سینٹرل سلیپ ایپنیا. اب سینٹرل سلیپ ایپنیا جو ہے یہ سلیپ ایپنیا کی یہ ٹائپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمارا برین جو ہے وہ پراپرلی کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا سونے ہماری بریتھنگ کو ڈیورنگ سلیپ, کازنگ بریتھنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ, یعنی کہ کبھی بریتھنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی بالکل رک جاتی ہے. It is diagnosed when a sleep study identifies 5 or more central apnea, pause in breathing per hour of sleep. 1 گھنٹے کے دوران جب 5 دفعہ آپ کی جو ہے وہ بریتھنگ رک رہی ہے تو آپ کو سینٹرل سلیپ اپینیا ہو سکتا ہے. یہ ریئر اور لیس پریوینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو آبسٹرکٹیو سلیپ اپینیا ہے اس میں جو یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. یہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر کوئی بھی ہارٹ ڈس آرڈر ہو, کوئی اسٹروک ڈس آرڈر ہو ان کو, یا کوئی اوپیوئڈ پین میڈیکیشن یا کوئی ایسی وہ میڈیکیشن یوز کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو سینٹرل سلیپ اپینیا ہو. اب sleep related hypoventilation. People with sleep related hypoventilation have episodes of swollen breathing. کچھ لوگوں کو elevated blood carbon dioxide. اب کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایسی ہائپو وینٹیلیشن ہوتی ہیں کہ ان کا جو یہ گلا ہے یہ سوج جاتا ہے, اس کی وجہ سے انہیں بریتھنگ ایشوز ہو سکتے ہیں, یا پھر ایسی کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیولز جو ہیں وہ اگر ڈیورنگ سلیپ لو ہو گئے ہیں کمرے میں تو اس کی وجہ سے بھی انہیں یہ ایشو ہو سکتا ہے. Frequently occurs along with medical conditions such as chronic obstructive pulmonary COPD ہونے والے پیشنٹ, جن لوگوں کو پلمونری ڈیزیز ہوتی ہیں جو کرونک لیول پر ہوں ان کے ساتھ جو ہے یہ سلیپ ریلیٹڈ ہائپو وینٹیلیشن کا ایشو ہو سکتا ہے. اس میں جو اور میڈیکیشن اور سبسٹانس یوز, کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت سویئر قسم کی میڈیسنس کا یوز کرتے ہیں, انہیں یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں. جو کچھ لوگ جو ہے سم ٹائمز آف لوگ جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم آف سبسٹانس یوز کرتے ہیں جو کہ ہارمفل آف دا باڈی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دوز ود sleep related hypoventilation often have a trouble with insomnia or excessive daytime sleepiness. جو لوگ دن میں بہت زیادہ سوتے ہیں بہت زیادہ, ان کے ساتھ یہ ٹربل ہو سکتی ہے کہ ان کو رات کو سونے میں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. Risk factors of sleep related hypoventilation include medical condition such as obesity. Obesity is the biggest condition of a sleep related issue. آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہونا آپ کے لیے بہت سارے پرابلمس کر سکتا ہے. کچھ میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں, تو ہائپوتھائرائڈزم, اگر آپ کا گلے کا جو یہ ہائپوتھائرائڈزم جو ہوتا ہے جو ہماری جو گلینڈس کریٹ کرتا ہے, سم آف دا گلینڈس کریٹ کرتا ہے ہمارے گلے میں, اگر وہ بہت بڑا ہوا ہے اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ چیز بھی آپ کو جو ہے وہ سلیپ ریلیٹڈ ہائپو وینٹیلیشن ہے اس میں پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. پھر کچھ ایسی میڈیکیشن, کچھ بینزوئڈز, ٹھیک ہے, کچھ اوپیٹس, کچھ اس طرح کی میڈیکیشن آپ اگر یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی یوز کرتا ہے, کوئی بھی پیشنٹ, کوئی بھی کلائنٹ, تو اس کے ساتھ ہائپو وینٹیلیشن کا ایشو ہو سکتا ہے. اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں سلائڈس جو ہیں وہ میری طرف سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور میں سلائڈ اسٹاپ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں کہ رجسٹریشن تو ماشاءاللہ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے کروائی ہیں لیکن سیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کم ہیں. 1-2 اسٹوڈنٹس کو تو میں جانتی